वेलकम टू प्राइमरी टू एडवांस। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे गुणनखंड। तो दोस्तों गुणनखंड सीखने से पहले गुणनखंड के प्रयोग जानना जरूरी होता है। जब तक आप गुणनखंड के प्रयोग नहीं जानते होंगे तब तक जो आपके अंदर जो है ये उत्सुकता नहीं जगेगी कि जो गुणनखंड क्यों सीखें, आखिर गुणनखंड हम सीख रहे हैं तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अगर आप जो गणित पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं और आप मैथ पर में कमज़ोर हैं, ठीक है, तो आप जो है मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। प्राइमरी टू एडवांस मेरे चैनल का नाम है और जो है यूट्यूब पे मिल जाएगा, जिस पे जो है मेरा खुद का फोटो है, कोई लोगो मैंने नहीं लगाया हुआ है। तो वहाँ से जो आप चाहें तो मेरा चैनल सर्च करके प्राइमरी टू एडवांस सर्च करेंगे तो वहाँ से आप जो मेरा चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है और मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिएगा। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए और ऐसे ही मतलब अन्य सवालों पे जो है अन्य किसी चीज़ों को जानने के लिए मेरा वीडियो सबसे पहले अपने पास पाने के लिए जो है मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड को समझने से पहले, गुणनखंड को हल करने से पहले इसके प्रयोग जानना जरूरी होता है। आखिर गुणनखंड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। गुणनखंड का प्रयोग बहुत जगह पर होता है। अगर इसके प्रयोग अलग अलग जो देखें तो बहुत जगह पर होता है। सबसे पहला प्रयोग इसका जो होता है, आप जो सुने होंगे लसा और मसा, जिसको पूरे रूप में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। तो वहाँ पे जो क्या होता है, गुणनखंड का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। वहाँ पे गुणनखंड का बहुत बड़ा यूज होता है। तो इसलिए वहाँ से भी आपको गुणनखंड जानना जरूरी होता है। उसको सॉल्व करने के लिए आपको गुणनखंड जानना जरूरी होता है। ये तो हो गया हमारा जो है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। आप भिन्न देखे होंगे, भिन्न जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं। आप उसमें देखे होंगे कि अंश और हर जो होते हैं उनको आपस में काटा जाता है। तो वो किस बिहेव काटा जाता है। गुणनखंड के एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है गुणनखंड का ही प्रयोग होता है और वहाँ से क्या किया जाता है, उन संख्याओं को काटा जाता है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जहाँ पे गुणनखंड का प्रयोग होता है। और बेसिकली मतलब मोस्टली मतलब गुणनखंड के बताने का मतलब ये है कि आप जो है जब भी लसक और मसा लगाएंगे तो वहाँ पर गुणनखंड का प्रयोग होता ही है और ज़रूर होता है। भिन्न में भी जब संख्याओं को काटा जाता है और अंश और अंक को, तो वहाँ पे भी गुणनखंड का प्रयोग होता है और अन्य जगहों पर भी होता है। ठीक है, गुणनखंड जानने से पहले जो है आपको जो है मैंने कुछ और परिभाषाएं बताया हुआ था, जैसे भाज्य और अभाज्य संख्याएं। उन वीडियो को भी जरूर देखें। जब तक आप जो है भाज्य और अभाज्य संख्या नहीं समझेंगे तब तक आप गुणनखंड भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना। फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश करने जा रहा हूँ कि आपको जो अभाज्य और भाज्य संख्याएं भी बता दूंगा। उसके बाद गुणनखंड को शुरू करूँगा और सम और विषम संख्या भी कोशिश करूँगा मैं बताने की। देखिए, वैसे तो गुणनखंड में जो स्पेशली जो अभाज्य संख्याओं का ही और भाज्य संख्याओं का ही प्रयोग होता है और उसी के आधार पर क्या होता है, सवाल लगाया जाता है। जैसे वो सभी संख्याएं जो एक से कटे और खुद से कटे, वे सभी संख्याएं जो एक से कटे और खुद से कटे, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है, यहाँ पर कटने का मतलब ये भाग देने से है। यानी अगर हम किसी संख्या में एक से भाग दें और उसी संख्या से भाग दें तभी कटे, और अगर हम कोई और संख्या ले लें और उनसे भाग दें तो क्या होता है, वह संख्या नहीं कटती है। तो वह क्या संख्या रहेगी, अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होती है, इसी का बिल्कुल उल्टा होता है, यानी विपरीत होता है। वो सभी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, वे सभी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, वे सभी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, तो क्या होती हैं, स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटे तो क्या होगी, वो भाज्य संख्या होंगी। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर वह एक से काटने पर कट जा रहा है यानी भाग देने पर कट रहा है, खुद की संख्या से भाग देने पर कट रहा है, और कोई और संख्या हो, कोई भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है, उससे अगर भाग देने पर जो संख्या कट जाती है तो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। ठीक है ना। तो गुणनखंड में जो उन्हीं संख्याओं का ज़्यादा रोल होता है, स्पेशली अभाज्य संख्या का प्रयोग किया जाता है और संख्या का होती है भाज्य होती है। और गुणनखंड ऐसा नहीं है कि केवल अभाज्य संख्या का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे जैसे सवाल बड़ा होता जाता है वैसे वैसे गुणनखंड का भी प्रयोग जो है थोड़ा सा मतलब बड़े बड़े संख्याओं में भी गुणनखंड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो, चूँकि ये मेरा गुणनखंड पे मैंने जो है मैं पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ गुणनखंड पे, तो यहाँ से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे जो हम सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए
एक जो होता है, एक को कहा जाता है सार्वगुणनखंड। एक को क्या कहा जाता है? सार्वगुणनखंड। यानी सभी संख्याओं के साथ एक रहता है, जितने भी गुणनखंड होंगे तो इसीलिए उनके साथ रहता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं क्या? सार्वगुणनखंड। कोई भी संख्या हो उसका अगर गुणनखंड करेंगे तो एक रहता है। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि संख्याओं को गुणा के रूप में तोड़ना है। एक प्रकार से देंगे, गुणन का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, और खंड का मतलब होता है टुकड़ा होता है। संख्याओं को क्या करना है? हमें गुणा के रूप में तोड़ना होता है, तो वही क्या होता है? गुणनखंड होता है। ये परिभाषा था इसका। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, तो उसका गुणनखंड मतलब ये है कि उसको गुणा के रूप में लिखना होता है, और एक जो होता है सभी के साथ रहता है। कोई भी संख्या रहे, छोटी संख्या रहे, बड़ी संख्या रहे, उसे कोई मतलब नहीं होता। एक हमेशा हर एक संख्या के साथ रहता है। इसलिए मैंने, चूंकि ये पहला वीडियो, इसलिए मैं एक को भी लिया। और एक को क्या बोला जाता है? सार्वगुणनखंड। सार्व का मतलब होता है सभी में, सभी के साथ। सार्व का मतलब होता है सभी। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो है, और ये क्या है? एक है, और ये क्या है? दो है। देखिए होता क्या है, गुणनखंड में स्पेशली भाग का भी प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? अगर गुणनखंड आप नए नहीं सीख रहे हैं तो आप जो है वैसे नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए क्या करिए? भाग दीजिए। भाग देने के लिए आप जो है पहले एक से भाग दीजिए, दो से भाग दीजिए, तीन से भाग दीजिए, जहाँ तक भाग जाए वहाँ तक। और शेषफल क्या लाना है? जीरो। शेषफल क्या लाना है? जीरो लाना है। तो उसी प्रकार दो है, तो दो में जब हम कोई भी संख्या हो, अगर कोई भी संख्या हो, अगर हम उसमें एक से भाग देते हैं तो संख्या क्या होती है? वही आती है। सॉरी, मतलब एक से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या आ जाता है? जीरो हो जाता है। तो इसलिए एक से जब दो में जब हम एक से भाग देंगे तो क्या होगा? शेषफल जीरो हो जाएगा। लेकिन एक इसीलिए क्या होता है? एक से किसी भी संख्या में भाग देते तो वो कट जाती है, तो इसलिए एक सभी के साथ लिया गया। तो यह एक को छोड़िए, उसके आगे देखिए, उसके आगे क्या करना है? हमें दो लेना है। दो है तो दो लेना है। अब क्या करना है? दो से हमें दो में भाग देना है। तो जब दो में आप दो से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जितनी बार भी जा रहा है, यानी जितनी जितनी संख्याओं से भाग दिया जाता है उतना उतना यहाँ पर लिखा जाता है। ये नहीं कि जितनी बार जा रहा है, जितनी जितनी जिस जिस संख्या से हम भाग देंगे, जिस जिस अंकों से हम भाग देंगे, उसको यहाँ पर लिखते जाएंगे। जैसे हमने एक से भाग दिया, तो दो से जब हम दो में जब हमने एक से भाग दिया तो कितने बार गया? दो बार गया, और शेषफल जीरो आया, तो एक हुआ। यानी एक दूनी कितना होता है? दो, चला गया। उसी के बाद दो एक कम, दो। उसी के बाद तीन को लिया, चूंकि ये दोनों संख्याएं क्या हैं? चूंकि ये दोनों संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं, दो और तीन। इसलिए क्या हुआ? एक और दो, और एक और तीन रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि दो जो है एक से कटती है और खुद से कटता है। उसी का तीन जो है एक से कटता है, खुद से कटता है। तो जो भी अभाज्य संख्या होंगी उनका गुणनखंड हमेशा क्या आएगा? एक, और वह संख्या आएगी। कोई भी अभाज्य संख्या होगा उसका गुणनखंड क्या आएगा? एक आएगा, और वह स्वयं की संख्या आएगी। यानी दो और तीन का गुणनखंड में देखिए एक आया और स्वयं आया है, एक आया है और स्वयं आया है। ठीक है, अब चार को देखते हैं। देखिए क्या है, चार का गुणनखंड जो है आप चाहें तो दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक तो चार का गुणनखंड आप जो है ये चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, अब चाहें तो इसको जो है ऐसे भी कर सकते हैं। एक गुणा चार भी करेंगे तो ये भी एक प्रकार से क्या है? गुणनखंड। हमें क्या करना है? गुणा के रूप में तोड़ना है। लेकिन जब हम सवाल लगाते हैं, कोई बड़ा सवाल रहता है, या मतलब लघुत्तम समापवर्त निकालना होता है, मौसा निकालना होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? छोटी छोटी संख्याओं का ही यूज होता है, यानी अभाज्य संख्याओं का ही यूज होता है। ठीक है ना, अभाज्य संख्याओं का ही यूज होता है वहाँ पे। तो इसलिए क्या करना होता है? कोई भी संख्या उसको वहाँ तक तोड़ना है कि उसमें जो भी गुणनखंड में आए वो सब अभाज्य संख्या ही आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? अभाज्य संख्या ही आनी चाहिए। वैसे तो वास्तव में तो भाज्य संख्याओं का भी प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है कि केवल अभाज्य संख्या ही आनी चाहिए। भाज्य संख्याओं भी होती है, तो सवाल पे मैटर करता है कितना बड़ा सवाल है। तो उसका गुण, जैसे मैंने कहा कि चार का गुणनखंड ये भी सही है, ठीक है ना, एक गुणा चार भी सही है, और यह भी सही है। ठीक है ना, तो यानी सवाल जो है दोनों सही है। गुणनखंड जो आपने किया ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जो है गुणनखंड का मतलब इसको क्या करना है? हमें छोटे से छोटे तोड़ना होता है गुणनखंड में। क्योंकि सवाल जो रहेगा कुछ और, जैसे लघुत्तम समापवर्त निकालना होगा, महत्तम समापवर्तक निकालना होगा, तो क्या होंगे? सवाल बड़े बड़े रहेंगे। तो और उनमें जब निकालेंगे, जब बड़ी संख्या रखेंगे गुणनखंड के रूप में, तो क्या होता है? मेल उसमें कुछ मेल खाते हैं, जो जो मिलता है उसको जो लेते हैं कॉमन, जो दोनों में मिलता है उसी को लिया जाता है। तो इसलिए क्या होता है? तो यहाँ पर इसलिए जो है मैं गुणनखंड में हमेशा कोशिश ये करिए कि छोटा से छोटा संख्या लें।
तो छोटा से छोटा संख्या क्या हो सकती है? अभाज्य संख्या ही क्या होती है? छोटी से छोटी एक प्रकार से संख्या हो सकती है, क्योंकि वह उसके अलावा कटता नहीं है। यानी जितना छोटा चले जाएंगे उसके बाद अभाज्य संख्या आएगी, और अभाज्य संख्या किसी संख्या से कटता नहीं, इसलिए अभाज्य संख्या तक ही जाना होता है। ठीक है, ये 4 है। 4 को हम क्या कर सकते हैं? 1 गुणा 2 गुणा 2 कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 से भाग दिया इसमें, ठीक है ना, 1 से जब भाग दिया 4 बार गया, 2 हुआ 2, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 1 दूना 2 और 2 दूना 4। गुणा करने पर क्या आना चाहिए? वही संख्या भी आनी चाहिए। ठीक है ना, गुणा करने पर क्या आना चाहिए? वही संख्या आनी चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए आप कहेंगे कि जैसे मान लीजिए ये 2 था, ठीक है ना, 2 जैसे 2 से भाग दिए, यहाँ पर फिर 2 से भाग दिए तो कट गया, फिर क्या कैसे? फिर 1 2 और आ गया। ठीक है ना, तो जैसे देखिए 1 से हमने भाग दिया तो कितना बार गया? 4 बार गया। फिर 2 से हमने भाग दिया कितना बार गया? 2 बार गया। 2 दूना को 4, कितना बार गया? 2 बार गया। तो जो 2 बार जा रहा है फिर उससे 2 में भाग दें, कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो ये गुणनखंड क्या है ना, दो विधियाँ, गुणनखंड की 2 विधि, एक होती है भाग विधि, एक होती है रैखिक विधि बोलते हैं इसको, रैखिक विधि भी बोल सकते हैं आप। तो रैखिक विधि जो थोड़ा सा हल्का सा टफ होता है, भाग विधि आसान होता है। भाग विधि जो होता है आसान होता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि मैं खुद जो है हल्का सा मतलब डाउट में रहता हूँ कि मतलब इसको मैं किस, वैसे तो मुझे आता है लेकिन मैं इस चीज़ को मैं सामने वाले को जो है समझाने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है कि मैं इस चीज़ को मैं समझा नहीं पाता हूँ बढ़िया से। वही भाग विधि रहता तो मैं बिल्कुल बढ़िया समझा देता हूँ। ठीक है ना, तो ये गुणनखंड यानी गुणा वाला विधि है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे समझाने में, लेकिन इतना ध्यान रखना है हमें इस 4 को ऐसे तोड़ना है ताकि जो है इनका आपस में गुणा करने में क्या आना चाहिए? 4 भी आना चाहिए। जैसे 1 गुणा 2 गुणा 2, कि 1 दूना 2 और 2 दूना 4, जैसा कि आप मैंने बताया था भाग देने, भाग से जो क्या हो रहा है, मामला गड़बड़ हो रहा है, इसलिए उस पर ध्यान मत दीजिएगा। हमें बस क्या करना होता है? इसको गुणा के रूप में तोड़ना होता है, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? यही संख्या आनी चाहिए। और मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा इस चीज़ को समझाने की। ठीक है ना, तो सवाल पहले जो है आप सारे सवाल देख लीजिए। 6 है, 6 गुणनखंड कैसे होगा? 1 गुणा 2 गुणा 3, इनका आपस में जो गुणा करेंगे कितना आएगा? 6। ठीक है ना, 1 दूना 2 और 2 3 है 6। ठीक है ना, जैसे 2 है, 2 से 6 में भाग दें कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो ये 2 3 6, यानी यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जैसे 1 है, जैसे 4 है, 4 में आप क्या करिए? 1 से भाग देंगे कितना बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो 1 गुणा 4 बचा। अब 4 में किसी संख्या से भाग दीजिए? 2 से, तो 2 से भाग देने में कितना बार गया? 2 बार गया। तो 2 दूना 4। उसी प्रकार 1 है और 5 है, तो 1 से 5 में भाग देंगे कितना बार गया जाएगा? 5 बार जाएगा। और 5 से 5 में भाग देंगे कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार देखिए 1 है, 1 से भाग दीजिए 6 में तो कितना बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 बचेगा, यानी यहाँ से देखिए ऐसे रहेगा, ये 1 गुणा 6 रहेगा। ठीक है ना, अब क्या करिए? 2 से भाग दीजिए तो 2 तो यहाँ 6, यानी 2 तो कितना हो गया? 6। उसी प्रकार 1 गुणा 7, 7 क्या अभाज्य संख्या, जैसा मैं बताया हूँ कि अभाज्य संख्या कोई भी रहती है उसका गुणनखंड 1 रहेगा और 7 रहेगा। ठीक है, 8 है, देखिए ऐसे नहीं कि 2 2 2 है तो इसको 6 कर दीजिए, क्योंकि जैसे पहाड़ा पढ़ा जाता है 2 दूना को 4, 2 जैसे 2 2 दूना 4 2 3 6, तो 2 3 बार है तो इसका मतलब ये नहीं कि 6 हो जाएगा। गुणा है, ये क्या है? गुणा है। इनका आपस में गुणा करिए, देखिए 1 दूनी 2 हुआ और 2 दूनी कितना हुआ? 4। इतने का मान कितना हो गया? 4, और 4 दूना कितना होगा? 8। इसलिए इसमें गुणा करते समय आपको यह ध्यान देना होता है कि जो है गुणा में क्या होता है कि आप जब देखेंगे, गुणा में जब देखेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, और नहीं सॉरी पहाड़ा, जब आप जो टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 दूनी 4 3 6, तो आप देखेंगे कि कहेंगे अरे तो 2 2 3 बार है तो 6 होना चाहिए, लेकिन नहीं, देखिए आप गुणा कर रहे हैं तो गुणा में देखिए 1 दूनी 2 2 हो गया, और 2 दूना कितना हुआ? 4। अब 4 हो गया ये, अब 4 का गुणा 2 में करना है तो 4 दूना कितना हुआ? 8। ठीक है, 9 है, तो 1 गुणा 3 गुणा 3, 1 3 3 और 3 3 का 9। 10 है, 1 गुणा 2 और 2 गुणा 5। हमें गुणनखंड में क्या करना होता है? अभाज्य संख्या ही लाना होता है। जैसे 2 है, 5 है, क्या है? अभाज्य संख्या। देखिए आप देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं क्या है? जो भी संख्या रहेंगे वो सब क्या रहेंगे? अभाज्य संख्या रहेंगे। और अगर अभाज्य संख्या रहेगा, कोई अभाज्य संख्या का गुणनखंड करना होगा तो 1 रहेगा और वो खुद संख्या रहेगी। जैसे 1 और क्या है? 11 है। ठीक है ना, उसी प्रकार 12 है, तो 2 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इस जो 12 संख्या, जो 12 लिखा हुआ है, इसका गुणनखंड जो है एक और हो सकता है, ये हो सकता है। आप इसको गुणनखंड में ऐसे भी कर सकते हैं और वो भी सही रहेगा। 1 गुणा 4 गुणा 3, ये भी सवाल सही रहेगा ऐसे भी। इसी को जो है आप जो ऐसे भी कर सकते हैं
3 गुणा 4, ठीक ना। मामला ये है कि गुणनखंड में क्या होता है, उनको कैसे भी लिखिए, उनका गुणा करने पे क्या आना चाहिए, वो संख्या आनी चाहिए। 12 आया तो इनका भी आपस में गुणा करेंगे तब भी 12 आएगा, और इनका आपस में गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है ना। 13 है, 1 गुणा 13 होता है इसका गुणनखंड। 14 है, 1 इसका गुणनखंड, 1 गुणा 2 गुणा 7 होता है। 15 का जब भाग विधि आप सीखेंगे, जब सिखाऊंगा तो उसमें बहुत बढ़िया से आप समझ पाएंगे गुणनखंड। इसमें थोड़ा सा मुझे खुद दिक्कत होता है समझाने में, वैसे तो मुझे पता है लेकिन समझाने में दिक्कत होता है। 1 गुणा 3 गुणा 5, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखिए यहाँ पे देखिए आप कहेंगे 8 होगा, लेकिन नहीं, देखिए ऐसे गुणा करिए। 1 दूना 2 हुआ, 2 दूना कितना हुआ 4, 4 दूना कितना हो गया 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। इसमें गुणा करने का थोड़ा सा में महत्व होता है, गुणा कैसे कर रहे हैं। 1 गुणा 17 है, 17 क्या आभास संख्या है। आभास संख्या वो संख्या होती हैं जो 1 से कटती हैं और खुद से कटती हैं, जैसा कि शुरू में ही बताया था, शुरुआत में ही बताया था वीडियो के। तो 1 गुणा 7, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला है 18 है, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इसका आपस में गुणा करिए। 2 3 कितना होगा 6, और 6 3 कितना होगा 18। इसका गुणनखंड देखिए, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 18 इसके गुणनखंड जो कई तरीके से किया जा सकता है। इस 4 का भी गुणनखंड कई तरीके से किया जा सकता था, जैसे मैं इस 16 है, 16 का भी गुणनखंड कई तरीके से किया जा सकता था। इसको 16 का मैं पहले बता देता हूँ। 16 का गुणनखंड जो आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, 4 गुणा 4। इसका गुणनखंड आप जो है 8 गुणा 2 से भी कर सकते थे, 4 चौक को 16 और 8 गुना को 16, ठीक है ना। तो 16 का गुणनखंड जो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक ना। उसी प्रकार 18 का देखिए गुणनखंड कैसे कैसे आप कर सकते हैं। 18 है, 18 गुणनखंड जो आप ऐसे कर सकते हैं, 18 है, ठीक है ना। 18 गुणनखंड कैसे कर सकते हैं आप, 2 गुणा 9 कर सकते हैं आप सीधे सीधे, ठीक है ना। इसका गुणनखंड ऐसे भी कर सकते हैं, 6 गुणा 3 भी कर सकते हैं, और इसका गुणनखंड ऐसे भी कर सकते हैं, यही होगा, दो ही होंगे, 2 गुणा 9 और 6 गुणा 3, ठीक है। हाँ ऐसे ही कर सकते हैं। और एक तो और आप इसको घुमाएंगे तो बहुत सारी बन जाएगा टर्म, बहुत सारे टर्म बन जाएगा, लेकिन स्पेशली जो आप चाहें तो इसका यानी 3 गुणनखंड होगा, 1 2 3, यानी 18 गुणनखंड जो आप 3 तरीके से कर सकते हैं। ये 20 है, 20 का गुणनखंड भी आप चाहें तो जैसे 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, इसका गुणनखंड आप जो है कई तरीके से कर सकते थे, जैसे मैं बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा हमारा 4 गुणा कितना 5, 4 5 20 होता भी है। दूसरा गुणनखंड हो सकता है 2 गुणा 10, 2 गुणा 10, ठीक है ना। तो 20 का भी ऐसे गुणनखंड है। दोनों देखिए गुणनखंड क्या होगा, ए भी सही होगा, ए भी सही होगा और ए भी सही होगा, लेकिन गुणनखंड में आप एक कोशिश करिए कि छोटा छोटा लिखेंगे तो कोई सवाल रहेगा, जब उसे लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा, महत्तम समापवर्तक निकालना होगा तो आसान होता है, उसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मेथड बस यही है कि इसमें क्या करना होता है, बारी बारी संख्या पहले 2 को देखते हैं फिर 3 को। जैसे मान लीजिए 20 है तो 20 में पहले 1 से भाग तो जाएगा ही, फिर देखेंगे 2 से भाग जाएगा, तो 2 से जब भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, तो 2 को लिख देंगे, फिर 10 को छोड़ेंगे, 10 को लेंगे। अब 10 में देखें किससे किससे भाग जा रहा है, 10 में 2 से भाग जाएगा, 2 लेंगे। अब देखेंगे अब कितना बचा 5, अब 5 को देखेंगे कितनी बार भाग जा रहा है, यानी मुझे यहाँ से अब तरीका थोड़ा सा पता चल गया, तो शुरू से बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ये 4 है, यहीं से थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, 4 है तो 4 में क्या करिए 1 से भाग दीजिए, तो कितना बार जाएगा 4 बार जाएगा। फिर उसमें क्या करिए 4 है, 1 तो रहेगा ही तो छोड़िए इसको, 2 है, 2 से 4 में भाग देंगे कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 2 बार जा रहा है तो वह 2 कितना बच रहा है वो, ठीक है ना, 2 बार जा रहा है तो 2 है, फिर उस 2 में क्या करिए 2 से भाग दीजिए। उसी प्रकार 1 से 5 है, इसमें तो यही रहेगा, जैसे 2 और 3 है तो 6 है, तो 6 में क्या करिए भाग दीजिए 2 से, 2 3 कितना हो गया 6, अब बचा कितना 3 बार गया, तो उस 3 को लेंगे, 3 में क्या करिए भाग दीजिए, तो 3 में से 3 से ही भाग जाएगा। उसी प्रकार 8 लीजिए, ये तो 7 है तो ऐसे ही रहेगा, 8 लीजिए, 8 में क्या करिए सबसे पहले आप 2 से भाग दीजिए, किससे भाग दीजिए 2 से, 2 चौक 8 का बचा कितना 4, अब 4 में क्या करिए फिर 2 से भाग दीजिए, 4 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूना को 4, बचा कितना 2, कितना बार गया 2 बार गया है, तो उस 2 को लीजिए, उस 2 को लेने के बाद जो है फिर उसमें किससे भाग जाएगा 2 से ही भाग जाएगा। 9 है, 9 में क्या करें 3 से भाग देंगे, 3 3 की 9, कितना बार गया 3 बार गया, उस 3 जो 3 बार जा रहा है उसको लेंगे, उस 3 में क्या करेंगे भाग देंगे, उसमें भी 3 से ही भाग जाएगा और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा।
उसी प्रकार 10 है, 10 में पहले 2 से भाग दीजिए, कितना बार जाएगा 5 बार, तो उस 5 बार जाएगा तो उस 5 को लेंगे, जितनी बार जा रहा है उसको लेंगे, यानी 5 को लेंगे और 5 में क्या करेंगे हम संख्याओं से भाग देंगे, तो 5 में किससे भाग जाएगा 5 से ही जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 12 है, तो 12 में पहले 2 से भाग दीजिए, बचा कितना 6 बार जाएगा, 2 छक्का 12, 6 बार गया, उस 6 को लेंगे और 6 में फिर देखेंगे किससे किससे भाग जाएगा, तो 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार गया 3 बार गया, बचा कितना 3, यानी 3 बार जा रहा है, 3 बचा, 3 में किससे भाग जाएगा 3 से ही भाग जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें पहले 2 से भाग दीजिए, फिर 2 से भाग दीजिए, फिर 3 से, फिर 4 से, 4 से तो देना नहीं 5 से देना है, ऐसे मतलब अभाज्य संख्याओं से ही भाग देने की कोशिश करिए। उसी प्रकार 14 है, 14 में 2 से भाग दीजिए, उसके बाद किससे भाग दिया जाएगा 2 7 14, बचा कितना 7, 7 बार गया, 7 में 7 से ही भाग जाएगा। उसी प्रकार 15, 15 में क्या करिए 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे तो चूँकि 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो 3 से भाग देंगे, 3 पचे कितना हो गया 15, 5 बार गया, तो उस 5 में क्या करेंगे जिससे भाग जाएगा उसको लेंगे, 5 में किससे भाग जाएगा 5 से ही भाग जाएगा। उसी प्रकार 16 है, 16 में सबसे पहले क्या करिए 2 से भाग दीजिए, 2 बटे 16, 8 आया, 8 में क्या करिए फिर 2 से भाग दीजिए, कितना बार आया 2 चौक 8, 4 बार गया, 4 में दीजिए, 4 में फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, 2 बार गया, उस 2 में किससे भाग जाएगा 2 से ही भाग जाएगा। 17 को ऐसे ही हो जाएगा। 18 है, 1 गुणा 2 से क्या करिए 18 में भाग दीजिए, 17 क्या अभाज्य संख्या है तो इसलिए 1 और 7 ही रहेगा, तो सॉरी 17 ही रहेगा। 2 से क्या करिए 18 में भाग दीजिए, 2 9 18, 9 बार गया, 9 में क्या करिए 2 से तो भाग जाएगा नहीं, अब 3 से दीजिए, तो 3 3 की 9, 3 बार गए, अब 3 में क्या करेंगे 3 से भाग जाएगा। उसी प्रकार 20, उसी प्रकार यहाँ से देखिए 2 है, 2 से क्या करेंगे 20 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा 10 बार जाएगा। अब 10 में क्या करेंगे हम 2 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 5 बार जाएगा, और उस 5 में जो है जिससे भाग जाएगा उसको लिखेंगे, तो 5 में किससे भाग जाएगा 5 से ही भाग जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल है 21 है, 21 में क्या करिए 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो 3 से भाग देंगे, 3 7 21, 7 बार गया, उसका क्या करेंगे 7 को लिखेंगे। 22 है, 22 में क्या करेंगे 1 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे 1 से, तो 1 तो कॉमन है, 1 में सभी में रहेगा, तो 2 है, 2 से भाग देंगे, 2 से जब भी 22 में भाग देते तो 11 बार जाता है, कितना बार जाता है 11 बार जाता है, तो 11 हो जाएगा। अब 11 को जो है किससे भाग जाएगा 11 में किससे भाग जाएगा 11 से ही भाग जाएगा, और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर जो है कुछ संख्या और होती है, सम और विषम संख्या होती है, वहाँ से भी आप मान लगा सकते हैं, और भाज्य भाज्य तो बताया ही हूँ। 23 है, 23 क्या है अभाज्य संख्या है। 24 देखिए क्या है, ये क्या लिखा हूँ मैंने, ये लिखा हूँगा 3, ठीक है ना, सॉरी ये 8 जैसा लग रहा है, ठीक है ना, ये 3 है, ठीक है, इसके सॉरी। 2 से भाग दीजिए, 24 में 2 से जब भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 12 बार जाएगा। 2 से जब 24 में भाग देंगे कितना बार जाएगा 12 बार जाएगा। फिर 12 में क्या करेंगे जब 2 से भाग देंगे कितना बार जाएगा 6 बार जाएगा। 6 में फिर 2 से भाग देंगे कितना बार जाएगा 3 बार जाएगा, और 3 में किससे भाग जाएगा 3 से ही जाएगा। 25 है, 25 में पहले 5 से भाग जाएगा, 5 पचे 25, 5 बार गया, 5 में किससे भाग जाएगा 5 से ही जाएगा। 26 है, 26 में जब भी 2 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, और 13 में कितने से भाग जाएगा 13 से ही जाएगा। 27 है, 27 में किससे भाग जाएगा 3 से भाग जाएगा, 3 9 27, और 9 में किससे भाग जाएगा 3 से जाएगा, और 3 3 9। उसी प्रकार 28 29 30 31 32 और 33 34 35 36 37 38 39 और 40 से 40 तक संख्याएं थीं। आप उसी तरीके से समझ लीजिए। 28 है तो देखिए अलग अलग गुणनखंड जैसे देखिए, ये 27 है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। 27 गुणनखंड में आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। 27 गुणनखंड जो है आप ऐसे लिख सकते हैं। 27 गुणनखंड 9 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी गुणनखंड हो सकता है इसका। ये 28 है, इसका गुणनखंड ऐसे भी हो सकता है, 4 गुणा 7 भी हो सकता है, ठीक है। और 30 है तो 30 का गुणनखंड जो है आप जो है 6 गुणा 5 से भी कर सकते हैं, और हो सकता है हमारा 2 गुणा 15, ठीक है ना, इसका गुणनखंड ये भी हो सकता है। 32 है, 32 के बहुत सारे गुणनखंडों से बहुत तरीके से लिख सकते हैं। जैसे जो 2 इसको जो 32 है तो 4 गुणा 8 भी लिख सकते हैं, 16 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। 33 है, 3 गुणा 11 34 35, 35 में कुल 5 और 7 से भाग जाता है। और 36 है, 36 को भी बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 36 है तो 9 गुणा 4 18 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं।
38 को भी ऐसे लिख सकते हैं 39, 13 या 39 होता है, ठीक ना। और 40 का भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 40 है तो 40 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 10 लिख सकते हैं। एक हो सकता है 8 गुणा 5 लिख सकते हैं। और एक हो सकता है हमारा 20 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो ऐसे अलग तरीके से लिख सकते हैं इसका गुणनखंड जो 40 का। लेकिन जो है सबसे इफ़ेक्टिव जो गुणनखंड रहेगा, ये छोटे से छोटे जो संख्या रहती है वही सबसे जो है इफ़ेक्टिव गुणनखंड रहता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिएगा। और मैंने कोशिश किया समझाने के लिए। तो ऐसे जो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से गुणनखंड लगा सकते हैं। और मेरे चैनल पहली बार है तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बने रहिए प्राइम ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।